चीज लग गया है कि एक तो ये हमारा जस्सी बिकता दिखा है, क्योंकि आड़े 25-30 करोड़ रुपये बतेरे लेके जा रहा है, और इस इलेक्शन में भी 25-30 करोड़ गई नहीं, इसका गोता लग गया नहीं, इनकी सारे की पैन की स्याही खराब हुआ, मेरा शक है इस बात पर। और मैं इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु के साथ खड़ा हूं जी। भाई है हमारा, भाई खांडे का है, और खांडे में नारायण में कोई फर्क नहीं, मेरा बड़ा भाई है, और उसके साथ अगर जो भी तो तकलीफ हुई है जी, जो देखने में मिली है, सुनने मिली है, अब भाई मैं तो मेरी मानू कि मैं जानू मेरा सगा भाई है। और देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल जी, जैसे कि आपने मुझे विषय दिया है, केजरीवाल जी अभी सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी, सॉरी जज साहब ने उनको क्लीन चिट दे दी, और सीबीआई उनको फंसाने की कोशिश कर रही थी, और इसी वजह से दिल्ली की सरकार गई, क्योंकि उनको जेल कर दिया था, संभाल नहीं पाए सारी चीजें, नई नई पार्टी है हमारी, और आज दिल्ली की जनता तराही तराही कर रही है, मर रही है। और दूसरा, डॉक्टर वतन जी कैलिफोर्निया हॉस्पिटल नारनौंद में मेरी अपील पे, मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने यहां एक हॉस्पिटल शुरू करा है नारनौंद के अंदर, और ये यहां जो सुविधा होंगी ये इस बात की होंगी कि मैं अमेरिका में जब गया था तो वहां के नौजवानों ने बहुत सी बात ये कही थी कि हमारे माँ बाप अकेले रह गए, और मैं जब यहां से गया तो उकलाना में एक हस्बैंड वाइफ की डेड बॉडी बिल्कुल गली सड़ी मिली थी, मरी पड़ी थी। हमने भाई को कहा कि भाई एक हॉस्पिटल नारनौंद में कर दो, और विदेश में किसी का भी जवान बेटा बेटी गया हुआ है और उनके यहां पे माँ बाप है, उनको एम्बुलेंस जाएगी कैलिफोर्निया हॉस्पिटल की, और घर से पिक करके ने और हॉस्पिटल में आ जाएगी जी, और उनको बिल्कुल ठीक करके ने और वापस भेज देंगे। और इन्होंने वो जो मुझे गजब की बात कही कि बहुत सारे डॉक्टर जो हॉस्पिटल हैं, अगर उनको एक्सरे करवाना होता तो साथ में ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें जी, ये ब्लड टेस्ट होगा, ये होगा। इन्होंने मुझे कहा कि जी 100% सेवा भाव से हम यहाँ कैलिफोर्निया हॉस्पिटल में काम करेंगे, अगर किसी का एक्सरे होना तो उसका सिर्फ एक्सरे ही होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, ईसीजी नहीं होगा। यानी कि बिना झूठ तूफान के सेवा भाव से इन्होंने ये हॉस्पिटल शुरू किया है। और 8 तारीख को अब सारे के सारे इनवाइट है, और 8 तारीख को एक बहुत बड़ा कैंप भी यहां लगाएंगे, और उस कैंप के अंदर लीवर के जो टेस्ट हैं, जिनसे बीमारियां शुरू होती है कि बीपी, शुगर, और आपका ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन बॉडी में कितना है, और साथ की साथ आपका लीवर का टेस्ट है। नारनौंद के अंदर कभी भी पहले लीवर के टेस्ट नहीं हुए थे, फाइब्रोस्कैन बोलते हैं ना, फाइब्रोस्कैन है, वो एक मशीन है, वो मशीन भी यहां लेके आएंगे। और साथ साथ जैसा इन्होंने मुझे बताया आज सुबह कि वेंटिलेटर की सुविधा शायद हॉस्पिटल में भी नहीं है सरकारी में, तो ये वेंटिलेटर की सुविधा भी दे रहे हैं, वेंटिलेटर की सुविधा भी यहां दे रहे हैं। यानी कि धीरे 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 इस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक बड़े हॉस्पिटल में होती है। और अपने यहां सरकारी जो अपना हॉस्पिटल है, उसके बाद यहां बाहर जो मैं देख रहा हूं कि यहां एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है, तो यहां पे एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर, और जो बहुत ही 10-10, 15-15 साल के अनुभव डॉक्टर है, वो सारे के सारे यहां काम करेंगे। एमडी डॉक्टर भी है, इसके साथ साथ अमेरिका में डॉक्टर है जो अमेरिका के डॉक्टर है वो भी यहां सुविधा देंगे समय समय पे। इंग्लैंड के डॉक्टर हैं, वो भी समय समय पे अच्छे डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, समय समय पे वो उनकी सारा की सेवा यहां ली जाऊंगी। इन्होंने मुझे सुबह सुबह ये सारी चीजें जानकारी दी कि मेरी अमेरिका में जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात हुई है, जो इंग्लैंड में बैठे हैं उनसे भी मेरी बात हो गई है, और यहां एमडी डॉक्टर है जितने उनसे भी बात हो गई है, और एमबीबीएस डॉक्टर है वो भी है, और बीएमएस जो 15-20 साल का जिनका अनुभव है वो सारे के सारे यहां काम करेंगे। और दिन और रात यहां आईसीयू भी है, मर्दाना वार्ड अलग है, जनाना वार्ड अलग है, और अलग से जो रूम होते हैं वो भी सारी चीजों की सुविधाएं हैं। तो ये सारी सुविधाएं कैलिफोर्निया हॉस्पिटल में डॉक्टर वतन जी ने दी। आप कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहोगे? इसमें आम आदमी को कितनी छूट मिलेगी? क्या आम आदमी को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें कुछ छूट मिलने जा रही है हॉस्पिटल की तरफ से? देखिए, जहां तक मेरे को जो इन्होंने मेरे साथ जो गुफ्तगू करी थी कि बहुत ही जो गरीब घर परिवार से है, येलो कार्ड का है, एक तो ये जो हॉस्पिटल कर रहे हैं ना, जो ये दुकानदारी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जी पर्ची नहीं काटनी और दवाई देनी, और दवाई के अंदर सूट दिया ज्यादा है ज्यादा, और उससे इनकम कर रहे हैं।
यहाँ ये हॉस्पिटल प्रॉपर हॉस्पिटल है, जैसे पर्ची काटी जाती है, उनको दवाई देना है, वो सारी चीजें हैं। जो आपने क्वेश्चन करा कि भाई गरीब आदमी के लिए क्या सुविधाएं हो सकती है, जो गरीब आदमी है, जैसा भी वो गरीब आदमी है, इन्होंने सुबह मुझे यही बताया कि भाई जो यहां से हिसार तक का भाड़ा है, उसी भाड़े से हम शुरू करेंगे उसका काम। और रही बात दवाइयों की, दवाइयां ओरिजिनल पूरे नारनौंद में मैं एक बार नहीं तो 3-4 बार चेक कर चुका हूं कि नारनौंद के अंदर जो केमिस्ट की दुकान है, ये मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे सारे के सारे, यहां भी ओरिजिनल दवाइयां नहीं मिलती। मैंने बहुत बार कोशिश करके देखी है जी, मुझे खाली पेट की कम से कम अच्छी कंपनियां हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, किसी कंपनी की ऐड हो जाएगी, कि अच्छी कंपनियों की दवाइयां हमें चाहिए। लेकिन मेरे को एक केमिस्ट ने कहा कि जी नारनौंद के अंदर अच्छी कंपनी की दवाइयां नहीं है जी, हम सारे की सारी दूसरी कंपनियां के रखते हैं, और धक्के से कहा जाता है कि तू ये नहीं, ये ट्राई करिए, ज्यादा अच्छी है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि जी मेरे को तो सिर्फ उसी कंपनी की चाहिए, तो वो मना कर देते कि जी इस कंपनी की दवाई हमारे पास नहीं है। तो मैं एक तो सारे भाइयों ने एक बात कहूंगा, जितने भी केमिस्ट नारनौंद में बैठे हैं, कि अच्छी कंपनियों की दवाई ले लो भाई, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे संसाधन नहीं है तो हमने बता दो, हम आपने आपकी हेल्प करांगे। तो हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो दवाइयां नकली है या जो कंपनी नकलिया है, वो दवाई काम ही नहीं करेगी तो फायदा क्या है? फिर वो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगातार। अभी हमारे बीच में ये खान साहब हैं, हनीफ जी, हनीफ के पिताजी एक्सपायर हुए। मैं अमेरिका में बैठा था, मैंने कहा अचानक क्या हुआ सुबह सुबह? कहने लगे कि जी मैं चेक करवाने के लिए गया था हॉस्पिटल में, लेकिन ना बीपी चेक करा, ना उसका शुगर चेक किया गया, ना उसकी ऑक्सीजन चेक करी गई, और ये कह दिया कि जा तू घर आ जा, और ये खाली पेट की एक गोली ही हवा ले ले। जबकि वो गोली भी पता नहीं ओरिजिनल ठीक नहीं थी, और उसके बाद वो सो गए और आधे घंटे में एक्सपायर हो गए। अगर उनका टाइम से बीपी चेक हो जाता, शुगर चेक हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ होनी थी। तो प्रॉपर चेकिंग कैसे हो? इसलिए ये सारी सुविधाएं डॉक्टर वतन जी और रमन भाई है हमारे, जो एमडी डॉक्टर भी है हमारे यहाँ पे, डीएम भी है, वो सारी की सारी चीजें इस हॉस्पिटल के अंदर होंगी। और इसका मकसद केवल मात्र एक ही है कि अपने इलाके के अंदर गरीब से गरीब आदमी की सेवाएं कैसे हो। और आपने देखा होगा कि गरीब आदमी को पता ही नहीं होता कि जाइए भाई एक लिया दवाई, और उसने यही नहीं पता क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया। तो मैं बहुत लंबे टाइम तक कह रहा था कि जी किडनियां खराब होगी। अपने यहां कम से कम भी 8-10 बच्चे ऐसे हैं नारनौंद हल्के के आसे पास से, कि 8-10 लोग ऐसे जिनकी किडनियां खराब हो रही, इनका इलाज चल रहा है। और उनसे पूछा जाता है कि भाई कारण क्या रहा, कि जी मेरे को तो बुखार हुआ था, और गांव वाला डॉक्टर पर 1 महीना दवाई ली थी, बुखार हुआ था जी, मैं उचाड़े से दवाई लेके आया था। एक अपना वो काला पंडित है, मैं कह रहा क्या बात हुई थी? बोला जी बुखार हुआ था, और दवाई ली थी लंबे टाइम तक, के जानकारी ये कह रहे कि ज्यादा लंबे समय तक हमें एंटीबायोटिक ज्यादा हैवी दे दिया, जिसकी वजह से मेरी किडनी खराब होगी। तो अच्छे डॉक्टरों का अनुभव की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे परेशान है और दिक्कत है उनकी। बाकी तो देखो जी हॉस्पिटल है, अपने हॉस्पिटल के अनुसार ये हॉस्पिटल चलाना इन्होंने। प्रधान जी केजरीवाल जी और जो अन्य 23-24 लोग जब छुटका आए तो आख्या में आंसू थे, तो लोगों की भावनाएं बटोरने खातिर थे, और वास्तव में एक कालो सच्चाई के आंसू थे। सर एक बात कहना चाहूंगा कि जो आदमी बिल्कुल 100% अपने देश के लिए काम कर रहा हो, और उसको किसी साजिश के तहत फंसा लिया, और जज साहब को लगातार कंटिन्यू किसी भी तरह की कोई चीज नहीं मिली, और एक सीबीआई के जो ऑफिसर है उसके ऊपर केस भी करा उन्होंने, कि आपके पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत पेश नहीं कर पाई सीबीआई, तो फिर इसका मतलब क्या था? उनको रोकना था। उनकी जो पॉपुलरिटी है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, देश के लिए सच्चा देशभक्त केजरीवाल जी की जरूरत है आज देश को, और ऐसे आदमी के साथ हमें जाना चाहिए, लगना चाहिए। हमारा देश तरक्की तभी करेगा जब पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग और ईमानदार लोग आगे आएंगे। अगर ईमानदारी नहीं है, सेवा भाव नहीं है काम में, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? 2 सवाल उन्होंने ऊपर उठाए गए। एक तो ये था कि अगर आपने करप्शन नहीं किया तो वो पॉलिसी तुरंत वापस क्यों ली, और दूसरा ये था कि 100 के करीब मोबाइल तोड़े गए। ये सवाल उठाए गए केजरीवाल के। 100 के करीब मोबाइल तोड़े गए? मोबाइल तोड़े गए भाई, सबूत मिटाना है। तो जब आपने पहले दिन पकड़ा था, उनको जेल में दे दिया था, उस आपने सबूत के आधार पे ही लिया होगा ना।
तो सबूत तो उनके पास सारी चीज पहले से ऑलरेडी है। अगर इतना ही शातिर था तो आपने इनके ऊपर हाथ ही क्यों डाला? ये तो क्वेश्चन बनता है ना। ये शातिर नहीं था, ईमानदार था, इसने किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं करी कि 100 फोन तोड़ लिए। सीबीआई सबसे पहले तो आदमी को गेट के अंदर बंद करके ने और उसके फोन और ये सारी चीजें, लैपटॉप वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज ये अपने कब्जे में लेती है जी। और तजूरिया तक ले लेते हैं कि जिनके पास पैसे हैं कि नहीं है, कहां से आए हैं, काला धन था कि नहीं था, ये सारी चीजें। जिस मेरा आड़ा गेट पर खड़ी होगी ना तो मेरी कीमत है, मैं फोन तोड़ दूंगा। और फोन तोड़ भी देंगे उसमें तो सारी चीज खंगाल लेंगे, इनके पास सारे ऑप्शन होते हैं जी। तो ये चीजें है ना बिल्कुल झूठ है, तूफान है, कुछ नहीं है इन चीजों एक पॉलिसी वापस लेने की बात है। दूसरी तरफ 57 आरोपी थे सीबीआई ने, वो जो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूकी थी वो बरी कर दी। हाँ जी, हाँ जी। जाट आंदोलन जाट आरक्षण वाले 2016 का जो मामला था, मतलब एक तरफ सीबीआई शिकंजा कस रही है, दूसरी तरफ उनको बरी कर रही है। देखिए, मैं आपको इस मैटर पे ये कहना चाहूंगा, हालांकि राजनीतिक तौर से तो मैं कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल खिलाफ, उनकी विचारधारा मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ और मेरे को बड़ा दुख हुआ, धर्मेंद्र से मेरी बात हुई थी। धर्मेंद्र बाहर है, विदेश में है, धर्मेंद्र हुड्डा मेरा छोटा भाई है बिल्कुल। और हमेशा समय समय पे जब भी उनको जरूरत होती है या मुझे जरूरत होती है तो मैं बात करता हूं उनसे। मैं अमेरिका में था, ये जो इनका जो अभी आया है फैसला, उसके फैसले आने से पहले ही उन्होंने मुझे कॉल करा था कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया है और ये सारे की सारी ये चीजें हुई थी। मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, कैप्टन अभिमन्यु की मुझे इसमें वो लग रही है कि बोला भाई साहब मेरा नेम ले लो। लेकिन अब ये जो एक क्लियर हुई है तस्वीर, मेरे पास उन्होंने वीडियो भी भेजी है कुछ। देखो, सामाजिक तौर से राजनीति को साइड में रख दो, मैं इस केस के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। अपना भाई है, अपना बड़ा, उसकी वाइफ को मारा गया, उसकी नानी को पीटा गया, चोटी पकड़ के उनकी सारी कोठी को फूंक दिया, करोड़ों रुपए का उसका सिस्टम खराब कर दिया। मंत्री रहते रहते पूरे देश के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि सरकार में मंत्री था और उसकी कोठी को तहस नहस कर दिया, उनकी पुरानी धरोहर को तहस नहस कर दिया। अरे उसकी नानी को पीटा गया, उसकी वाइफ को पीटा गया, उसके बच्चे को पीटेगा, उनके कुत्ते फूंक दिए, मतलब जिंदा कुत्ते फूंक दिए, पशु फूंक दिए। जैसे धर्मेंद्र ने मुझे बताई ये चीजें कि जी मेरी जमानत हुई है उसी चीज पे हुई है कि मैं एक कुत्ते को उठा के फेंक दिया और उसमें सरिया चला गया अंदर। मैं उस कुत्ते को लेकर ने चेक करवाया है, उसी वजह से उसने बताया कि मेरी जमानत हुई थी कि जी मैं इस काम में नहीं था। और वो सारे के सारे हैरानगी की बात तो ये है कि उस समय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे, हुड्डा साहब के नजदीकी थे, और इस केस में सबसे ज्यादा जो नाम आया था प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का नाम आया था, और उन्होंने अपना ले दे के काम जमा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी और ये सारे के सारे मिले हुए हैं जी। और मैं इस मामले में कैप्टन अभिमन्यु के साथ खड़ा हूं जी। भाई है हमारा, भाई खांडा का है, और खांडा में नारायण में कोई फर्क नहीं, मेरा बड़ा भाई है। और उसके साथ अगर जो भी तो तकलीफ हुई है जी, जो देखने मिली है, सुनने मिली है, अब भाई मैं तो मेरी मानू कि मैं जानू मेरा सगा भाई है और मेरे भी बच्चे वही थे उस कोठी के अंदर। और कैप्टन अभिमन्यु की जो वाइफ है, मैं ये मानता हूं कि मेरे बड़े भाई की वाइफ थी। और उनकी जो माँ है जो व्हील चेयर पे थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन उपद्रवियों ने तो सिलेंडर लेके कोठी फूंक दी, पूरा घर, इतना बड़ा जो महल उन्होंने बनाया था, उसके पिताजी ने बनाया था, जो धरोहर बाप दादा की 50 साल से बनी हो, और उस कोठी को एक द्वेष भावना से फूंक दी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूरा हरियाणा आपको जाट के नाम पे, जाट नेता या किसान के नाम पे अच्छा मानता था, आपकी छवि इस केस में बहुत ही घटिया तरीके से पेश जो हुई है। यानी कि जो आपने किया है ये काम, मैं तो ये कहूंगा कि आपकी साजिश इसके अंदर थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। यानी कि रोहतक के अंदर कैप्टन अभिमन्यु बड़ा ना बढ़े, कैप्टन अभिमन्यु का कोई परिवार आगे ना बढ़े, और सिर्फ मैं और मेरा बेटा या मेरा परिवार ही आगे बढ़े, ये चीजें इसके ऊपर दर्शाती है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस राज जब जा रहा था तो मैं भी कांग्रेस में अध्यक्ष रहा हूं, हुड्डा साहब के साथ रहा हूं। मैं नारनौंद गांव का अकेला ऐसा लड़का हूं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जींद से नारनौंद, नारनौंद से हांसी और दिल्ली तक पैदल यात्रा मैंने करी थी।
और मैं हमेशा ये कहता था कि हुड्डा साहब बहुत गजब के आदमी है, अच्छे इंसान है। लेकिन मेरे को 10 साल पहले एक बुजुर्ग मिले थे जींद किसी पेट्रोल पंप पे, और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हुड्डा साहब बड़ा गजब का आदमी है, किसान का मसीहा, मजदूर के लिए काम करता है। और उसने कहा कि थू है यार तेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। मेरी 10 किल्ले जमीन थी, सेक्शन 4 लगा के 1 करोड़ का किला 10 लाख रुपए में ले लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और मेरी नहीं, 15,000 किल्ले, 15,000 किसानों के घर उजाड़ दिए। और उसने ये कहा था कि बेटा मैं तेने लिख के दी हूं, कदे ये और इसका परिवार राजनीति में कामयाब नहीं होगा, एक बिला किसान का कर्जा। और न्यू कह वो बुजुर्ग रोया था बरड़ बरड़। और जब उस समय तो ले गणेश आने भी कोनी थे, मैं उसका नंबर गांव नाम ले लेंदा तो अच्छा था। वो जींद की साइड का था, जींद के एरिया में कौन सी जमीन इकवार हुई पता नहीं, रोहतक के साइड की होगी। तो उसने स्पेशली मुझे ये कहा करा बेटा तेरी बात सुन लग रहा था, और ये कह के रो देना। मेरी उसकी कोई जान पहचान भी नहीं थी कि 1 करोड़ का किला सेक्शन 4 लगा के ने और 10 लाख रुपए किला लेकर ने, और फिर सेक्शन 4 हटा के ने वह जमीन उल्टी बेची थी जो उसने बताई थी मुझे, मैं वो बता रहा हूं। तो मैं उस दिन से ही मुझे यह लगा था कि ये तो 100% प्रॉपर्टी डीलर, और जो राजनीति है इसके अंदर एक बहुत ही गंदी राजनीति है। इस तरह की तो पूरे हरियाणा में मैंने किसी भी चीफ मिनिस्टर के अंदर या पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर या आगे आने वाले के अंदर ऐसा नहीं था। यह चीज तो कैप्टन अभिमन्यु ने मैं खूब गंदा माना करता, लेकिन इन्होंने इसको जो माफी दी है, जैसे इतने बच्चों को, ये सारे के सारे किसान परिवार के बच्चे थे। कोई दूसरा आदमी होता तो देनी भी नहीं थी, जिसकी वाइफ और जमीन सारा सौदा ही तो फूक रखा था। अरबों खरबों रुपया का आपने तो यह भी सुनी थी भाई कैप्टन ने इसलिए जड़वा लिया, अगर भाई 100 करोड़ तो ऊपर का लोन ले रहा है, आरयू वित्त मंत्री ले रहा है, बालक थे, हमने भी ज्ञान नहीं था भी। मेरी धर्मेंद्र हुड्डा से बात हुई, सारी चीज उसने क्लियर करी, कुछ वीडियो भेजी, उसमें गाली दे रहे हैं, अरे जड़ा दो रहा इसका, उसने गाली दी मां बहनी की कि जड़ा दो इसका साले का पूरा। लड्डू बांटे गए हैं, लड्डू बांटे गए हैं, उसमें तो कुछ जितना भी कुछ उन्हें फंसा वो चीज ली गई है, और वो सारे के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि भाई इस रोहतक के अंदर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही इस हरियाणा पर राज करे, बाकी दुनिया का कोई आदमी राज नहीं करे। इसमें तो यह नजर आओ थी। अब अगर इसमें मैं न्यू मानूं कि भाई यार मैं राजनीति करूं और मैं कैप्टन की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे सहानुभूति फैलेगी, तो भाई इस मामले में तो कैप्टन अभिमन्यु चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, मैं गल्ला हूं। मैं गंदी राजनीति नहीं करता और गंदे तरीके की राजनीति में करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर यह चीज मेरे गले बन रही हो या मेरे भाई गले बन रही हो तो मेरा कितना दर्द होगा। भाई आज की डेट में मैं ईमानदारी से कहूं कि मैं मेरे बाप दादा की जगह पे बैठा हूं, आप सारे के सारे मेरे भाई हो। आज की डेट में ये सारी चीज सुनकर मैं ये मानूं कि मेरा सगा भाई के साथ ऐसा हुआ है और मेरा इतना दर्द है जितना कैप्टन अभिमन्यु का दर्द था। तो इसलिए भाई हम उनके साथ, और हमारी जो खाप है सतरोल खाप, मैं इसने सलूट करूं कि इन्होंने साथ लगकर ना कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ उन सारे भाइयों को बरी करवा दिया। और खापे क्या कर सकती हैं, ये आज पूरे देश के अंदर एक मिसाल पेश कर दी कि सतरोल खाप ने इतने बच्चों को, और सतरोल खाप का ही सदस्य मैं हूं और सतरोल खाप में ही कैप्टन अभिमन्यु है कि हमारी खाप ने हमने मिलकर न भाई इतने किसान परिवारों को उजड़ने से बचा दिया। नहीं तो धर्मेंद्र की 18 साल की उम्र थी, 10 साल की दूध सा बिलोया गया जी जवानी का, जेल में और विदेश में लुके बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छी सांस लेता, खुले में लेता। और धर्मेंद्र हुड्डा ने मैं बहुत नजदीक से जानू जी, मैंने 1-2 वीडियो न्यू भी देखी है कि वो यू मोबाइल चोर लिया, इसने फलाना चीज कर ली। तो मैं ये कहना चाहूं कि जी धर्मेंद्र हुड्डा ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि खराब करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि तो 2024 के इलेक्शन में देख ली, सारा सौदा थैली पर धरकर ने बेटे के खातर और बीजेपी के गिरवी धर तो दिया इसने, और इसकी छवि क्यों कर खराब होगी। आज पूरे हरियाणा के जितने भी किसान मजदूर परिवार, मैं तो पूछना चाहूं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही नीति तक काम करता और सारा न बराबर लेकर चलता, जैसे भजन लाल जी को खत्म करने के लिए सारा ने इकट्ठा होकर के ना भजन लाल को खत्म करा था, इसे डाल जिन ने इनका साथ दिया था, इनका साथ अगर दे देता तो सरकार होती और 70 सीट आनी थी जी, एक नहीं आनी थी। ये अपने आड़े देख लो, ये उचाना में वीरेंद्र सिंह का लड़का इन्हें खुद हराया। ऐसी ऐसी कई सीट हैं, यो रामनिवास घोड़ेला लाग रहा रुके मार के मेरा नाश कर दिया, इन्हें मेरा नाश कर दिया। यो जेपी है। आज न्यू बताओ जी,
जेपी ने भी वोट दे वो लोग, और न्यू कह के देवा के खराब बीजेपी तो नफरत और कोई मिला नहीं, तो फिर इसका मतलब और कोई मिला नहीं तो किसी ने भी दे दोगे। यह है अपने देश की राजनीति। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं मिला। अब राज्यसभा का इलेक्शन होना है, आप देखियो इसमें के खेल होगा। मन एक तो यो अपनाड़ा है डूबता दिखा है, 20-25 करोड़ रुपया ने गोता मारा नहीं ये जस्सी, मन शक है। और मन जेपी वाला छोरों पर भी शक है, क्योंकि जेपी ने पहले भी, आपका याद होगा, और हमारे वाले रामकुमार गौतम जी भी एमएलए थे उसमें, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए चढ़े थे, रुपये ले दे के इन्होंने क्रॉस वोटिंग भी करी थी, आपको याद होगा। 2009 में रामकुमार गौतम भी क्या था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि तो बीजेपी का एमएलए था। और उसके बाद जब राज्यसभा का इलेक्शन फिर होया, और फिर जेपी शाही खराब होगी जी, ठीक नहीं थी जी, पेन खराब हो गया था जी, इनके हुए थे ना पेन खराब, ये बिके थे उस समय। और अब भी मना वो चीज लग गया है कि एक तो ये माराड़ा जस्सी बिकता दिखा है, क्योंकि आड़े 25-30 करोड़ रुपये बतेरे लेके जा रहा है, और इस इलेक्शन में भी 25-30 करोड़ गई नहीं, इसका गोता लग गया नहीं, इनकी सारे की पैन की स्याही खराब हुआ। मतलब शक है इस बात पर। उनका नाम भी धर्मेंद्र हुड्डा ने लाइव आके कहा है कि विधायक जी जस्सी तक कि मैं अगली वीडियो में फिर सबूत लेके भी आऊंगा, इनका भी नाम कहीं ना कहीं उसको ठिकांड में लिया गया है। देखो यह चीज तो मेरा आगे नहीं आई, और जय इस डाल का काम ही इन मैं जानू हूँ जस्सी भाई, आप मेहनत करा कर देनी होती, और अगली वीडियो में मैं नाम लेके और सबूत लेके सामने आऊंगा, इस तरीके की बात मैंने वीडियो नहीं सुनी, और मेरे हिसाब से इसका इस कांड तक कोई लेना देना भी नहीं होगा, मन लग गया। जस्सी टीम के जो कमेंट आ रहे थे उनको उन्होंने ये बोला था कि भाई जस्सी आप ही क्यों बोल रहे हो, जबकि 108 खापे थे। नेगेटिव राजनीति नेगेटिव इंसान ही कर सकता है, मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूं। मैं इसलिए इस कांड में अपना सगा भाई मानकर उसके साथ खड़ा हूं जी। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन पारिवारिक जो बात है, सामाजिक जो बात है, उस बात में मैं एक बात कहूंगी कि यह चीज अगर मारा गला बन जाती, यह चीज जो से कमेंट करने वाले हैं या जस्सी गला बन जाती, इसकी तो इतनी जीव आवेगी, और तो को ओटेगा कि नहीं ओटा बेरा नहीं, इस पर तो ये जो से चंदा इकट्ठा कर रखा ना इसमें इलेक्शन में, ये भी फूक के नहीं, ये तो वर्ड के कलर भी नहीं लगता मेरे भाई। तो इसलिए उनने कमेंट नहीं करना चाहिए, उनने यह सोचनी चाहिए कि आज अगर यह चीज मेरे सगे भाई गला बन रही होंगी, या मेरे भाई की बहू गला लठ मार रखे होंगे, यार कोई तरीका है यह चीज का। आप जाट आरक्षण का काम कर रहे थे, या किसी आदमी की वर्दी तान पर लाग रहे थे, आज वो मंत्री था, अरे मंत्री तो मेरा भी था, और इस सरकार में भारी भरकम मंत्री था, और मैं तो उनको लानत तो है इस सरकार पे जिसने इतना बड़ा मंत्री बना के न, और उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। उस समय तो सरकार थी भाई साहब, सरकार भी थी, और 2 नंबर का 2nd नंबर का ये मंत्री भी था, 17 डिपार्टमेंट भी बता रहे हैं जी था, लेकिन ये 14। अब इतना भारी मंत्रालय दे दिया, और ओड़ा को सिक्योरिटी नहीं लाई कि साजिश तो मैंने सरकार की भी लगा है, अगर भाई इसने जीरो बढ़ा लो फलानी कर लो। देखो कहने का मतलब ये है जी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश इसके साथ भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा आदमी है, निकम्मा तो यूं भी बतेरा है, इसके अंदर घमंडे इतना भरा खड़ा है जी, किसी गला बात करके भी राजी को नहीं। लेकिन